होती है। कपास की पैदावार किस मिट्टी में अच्छी होती है? काली मिट्टी में कपास की पैदावार अच्छी होती है। काली मिट्टी भारत में मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में मिलती है। काली मिट्टी कहाँ मिले छे? महाराष्ट्र, गुजरात में मिले छे। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी के ही रेगुर मिट्टी भी कहे छे। काली मिट्टी में जलधारण की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी में जलधारण की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी में नमी अधिक रहने के कारण कपास का रेशा अधिक बेहतर बनता है। काली मिट्टी में नमी अधिक रहने के कारण कपास का रेशा अधिक बेहतर बनता है। काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टान के टूटने से बनती है। काली मिट्टी कैसे बनती है? बेसाल्ट चट्टान के टूटने से बनती है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। काली मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है। काली मिट्टी को कपास की मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? कपास की मिट्टी भी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग, कृषि पर आधारित है। जो कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। भारत में सबसे अधिक रोजगार सूती वस्त्र उद्योग से प्राप्त होता है। भारत में सबसे अधिक रोजगार किससे प्राप्त होता है? सूती वस्त्र उद्योग से प्राप्त होता है, जो कि कृषि पर आधारित है। भारत के कुल निर्यात में लगभग 11% हिस्सा सूती वस्त्र उद्योग का है। भारत के कुल निर्यात में लगभग कितना परसेंट हिस्सा सूती वस्त्र उद्योग का है? 11%। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल भारत में सबसे बड़ा है। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। इसमें पोटास की मात्रा, जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी रहती है। जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? पोटास की बहुलता होती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी को बांगर, खादर मिट्टी में बांटा जाता है। जलोढ़ मिट्टी को दो भाग में बांटा जाता है। कौन कौन? बांगर और खादर। काली मिट्टी का निर्माण लावा से निर्मित चट्टानों के अपरदन एवं अपक्षय से होता है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? लावा से निर्मित चट्टान के अपरदन एवं अपक्षयन से होता है। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर, जबकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में। बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1973 ईस्वी में हुआ था। बांदीपुर राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1973 ईस्वी में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 ईस्वी में उत्तराखंड में हुआ था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में कहा? उत्तराखंड में हुआ था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हाथी, बाघ, चीता, हिरण, भालू, जंगली सुअर आदि के लिए प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी, बाघ, चीता, हिरण, भालू, जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह भारत का सबसे पुराना नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह भारत का सबसे पुराना नेशनल उद्यान है। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान 11 मध्य प्रदेश में है। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर का क्षेत्रफल कितना है? 3568 वर्ग किलोमीटर है। शीतकाल में भारत में साइबेरियाई सारस केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य में आता है। शीतकाल में जो है भारत में साइबेरियाई सारस जो है किस पक्षी अभ्यारण्य में आता है? केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य में आता है, जो कि कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। पेरियार नेशनल पार्क केरल में स्थित है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में स्थित है। इस पार्क को 1978 ईस्वी में टाइगर रिजर्व के अंतर्गत लाया गया था। पेरियार को कब टाइगर रिजर्व के अंतर्गत लाया गया? 1978 ईस्वी में।
हेली राष्ट्रीय उद्यान को 1957 ईस्वी में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया। हेली राष्ट्रीय उद्यान को 1957 में किस नाम से जाना जाने लगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाने लगा। समुद्र की गहराई किसके द्वारा मालूम की जा सकती है? सोनार द्वारा। समुद्र की गहराई किसके द्वारा मालूम की जा सकती है? सोनार द्वारा। रडार से वायुयान आदि की भौगोलिक स्थिति मालूम किया जाता है। रडार से वायुयान आदि की भौगोलिक स्थिति मालूम किया जाता है। हाइड्रोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर से। गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तु की गति मापी जाती है। घूमती हुई वस्तु की गति किससे नापी जाती है? गायरोस्कोप से। सिस्मोग्राफी से भूकंप की अध्ययन किया जाता है। भूकंप का अध्ययन किससे किया जाता है? सिस्मोग्राफी से। क्रोनोमीटर द्वारा जलयान में समय का पता लगाया जाता है। जलयान में समय का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? क्रोनोमीटर द्वारा। क्रोनोमीटर द्वारा। भूकंप का अध्ययन किससे किया जाता है? सिस्मोग्राफ। भूकंप का अध्ययन सिस्मोग्राफ। गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तु की गति। समुद्र की गहराई किससे? हाइड्रोमीटर से। रडार से क्या होता है? वायुयान की भौगोलिक स्थिति का पता लगाया जाता है। समुद्र की गहराई सोनार द्वारा मालूम किया जाता है। कार्बोरेटर। कार्बोरेटर अंतर दहन पेट्रोल इंजन में होता है। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन में होता है। इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। कार्बोरेटर से क्या होता है? हवा और पेट्रोल का मिश्रण बनाया जाता है। कंपास के द्वारा दिशा का ज्ञान प्राप्त होता है। कंपास के द्वारा किसका ज्ञान प्राप्त होता है? दिशा का। भारत में निजी क्षेत्र की एक बड़ी विद्युत परियोजना दाभोल कहाँ है? दाभोल परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में। दाभोल परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में। नवेली लिग्नाइट कोल लिमिटेड तमिलनाडु में स्थित है। नवेली लिग्नाइट कोल लिमिटेड कहाँ है? तमिलनाडु में। नवेली में बिजली केंद्र भी है। नवेली में और क्या है? बिजली केंद्र भी है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में विद्युत परियोजना है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में कौन सा परियोजना है? विद्युत परियोजना है। कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित एक जिला का नाम है। कोरबा क्या है? छत्तीसगढ़ का एक जिला है। कोरबा में बाल्को द्वारा स्थापित एल्युमिनियम कंपनी का स्थापना किया गया है। कोरबा में एल्युमिनियम कंपनी का स्थापना किसने किया था? बाल्को द्वारा किया गया था। कोरबा में। कोरबा कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ का एक जिला है कोरबा। कोरबा में विद्युत गृह भी है। कोरबा में विद्युत गृह भी है। बाल्को को बिजली की आपूर्ति करती है विद्युत गृह। दाभोल विद्युत परियोजना विवादित रही है। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में, जो कि विवादित रही है। पशु और पौधे की जाति की सबसे बड़ी विविधता उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन वैसा प्रदेश जहाँ पर तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक, आर्द्रता 70%, वृक्ष की ऊंचाई 50 मीटर तक होती है, उसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहते हैं। इस प्रकार का वन भारत में पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पायल जाय छै? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ी एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इस वन के प्रमुख वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के प्रमुख वृक्ष रबर, महोगनी, नारियल, बांस, सिनकोना, आयरन वुड आदि ये सब कहाँ पायल जाय छै? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा पराबैंगनी विकिरणों से करती है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत रक्षा हमारी पराबैंगनी विकिरणों से करती है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि में निकलता है। CFC गैस कहाँ से निकलता है? एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलता है। ओजोन परत क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होता है।
ओजोन परत का क्षरण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन में उपस्थित क्लोरीन के कारण। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉबसन यूनिट का प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत की ऊंचाई नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डॉबसन यूनिट का प्रयोग किया जाता है। पराबैंगनी विकिरण यदि पृथ्वी पर आती है तो उससे कैंसर, चर्म रोग सहित अनेक रोग होते हैं। पराबैंगनीकरण अगर पृथ्वी पर पड़ेगी तो उससे क्या क्या होता है? कैंसर होता है, चर्म रोग होता है उससे। पेड़ पौधे को भी पराबैंगनी विकिरण से हानि पहुंचती है। पेड़ पौधे को भी पराबैंगनी विकिरण से हानि पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। शुष्क सेल का एनोड ग्रेफाइट कार्बन से बना होता है। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? ग्रेफाइट से बना होता है। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड महलम बनाने में, पोर्सिलीन में चमक लाने में प्रयोग किया जाता है। जिंक ऑक्साइड का किसमें प्रयोग किया जाता है? महलम बनाने में, पोर्सिलीन में चमक लाने में प्रयोग किया जाता है। किसका? जिंक ऑक्साइड का। महलम बनावे में, पोर्सिलीन में चमक लावे में, जिंक ऑक्साइड का। जिंक क्लोराइड का टेक्सटाइल उद्योग में, कार्बनिक संश्लेषण में, ताम्र में, कांच आदि में जोड़ने में काम आती है। जिंक क्लोराइड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? टेक्सटाइल उद्योग में, कार्बनिक संश्लेषण में, ताम्र, कांच आदि के जोड़ने में काम आता है। जिंक सल्फाइड, इसका प्रयोग श्वेत पिगमेंट के रूप में होता है। जिंक ऑक्साइड का प्रयोग कैसे होता है? श्वेत पिगमेंट के रूप में होता है। श्वेत पिगमेंट के रूप में होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग इलेक्ट्रोड बनाने में, रंगाई में, विभिन्न धातुओं पर लेप रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या है ये? चलो गेट खोलो, लाइट। ग्रेफाइट का प्रयोग इलेक्ट्रोड बनाने में, रंगाई में, विभिन्न धातुओं पर लेप के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेड गैलेना अयस्क से प्राप्त होता है। लेड किससे प्राप्त होता है? गैलेना अयस्क से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? ई टॉरिसेली ने। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? ई टॉरिसेली ने। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? मैकमिलन ने। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? मैकमिलन ने। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रुडोल्फ डीजल। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रुडोल्फ डीजल। कार्बन पेपर का आविष्कार किसने किया था? रॉल्फ वेजवुड ने। कार्बन पेपर का आविष्कार किसने किया था? रॉल्फ वेजवुड ने। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 mm पर Hg होता है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम स्पिग्मोमैनोमीटर है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? स्पिग्मोमैनोमीटर है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। मानव शरीर में लगभग 7% भाग रक्त होता है। मानव शरीर में लगभग कितना प्रतिशत भाग रक्त होता है? 7%। पीएच मान रक्त का 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। पुरुष के शरीर में महिला की अपेक्षा 1/2 आधा लीटर अधिक खून होता है। पुरुष के शरीर में महिला की अपेक्षा आधा लीटर ज्यादा खून होती है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। 5 से 6 लीटर रक्त होता है। रक्त में 2 मुख्य भाग है, प्लाज्मा और रुधिराणु। रक्त के 2 मुख्य भाग कौन कौन सा है? प्लाज्मा और रुधिराणु। सेरम प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन पाया जाता है।
सेरम प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। रुधिराणु दो प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। रुधिराणु कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी लाल रक्त कण और डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कण। श्वेत रक्त कण प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहयोग करते हैं। श्वेत रक्त कण का काम क्या है? प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। उपास्थि एवं हड्डियों के निर्माण और संश्लेषण में आवश्यक तत्व है कैल्शियम। उपास्थि एवं हड्डी के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग घरों में चूना पोतने में, जल को मृदु बनाने में, गाढ़ा एवं प्लास्टर में, चमड़ा के ऊपर का बाल साफ करने में, अम्ल के जलने को रोकने आदि में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? घरों में चूना पोतने में और जल को मृदु बनाने में, गाढ़ा एवं प्लास्टर में, चमड़ा के ऊपर बाल साफ करने में, अम्ल के जलने से रोकने में, इस सब में किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सूर्य के प्रातः काल प्रकाश में विटामिन डी मिलती है। सूर्य के प्रातः काल के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलती है? विटामिन डी मिलती है, जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। मिल्क ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका निलंबन है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र MgOH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र MgOH2। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक विषमांगी प्रकृति वाला अपारदर्शी पदार्थ है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? अपारदर्शी पदार्थ। एक अपारदर्शी पदार्थ है। इसके कण गुरुत्व के प्रभाव से नीचे बैठ जाते हैं। इसके कण क्या होते हैं? गुरुत्व के प्रभाव से नीचे बैठ जाते हैं। बाहर जाकर बात करो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग चीनी उद्योग में मोलासिस से चीनी तैयार करने में किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग चीनी उद्योग में मोलासिस से चीनी तैयार करने में किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? चीनी उद्योग में मोलासिस से चीनी तैयार करने में किया जाता है। द्रव हाइड्रोजन रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाता है। द्रव हाइड्रोजन का कहाँ प्रयोग किया जाता है? रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 या CaSO4 हाफ H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 H2O या CaSO4 हाफ H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसमें? मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा में, पट्टी बांधने में तथा छतों एवं दीवारों को चिकना करने आदि में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या हुआ? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और कार्बन धातु का बना होता है। लोहा, क्रोमियम और
और है चलने दीजिए लगन चलने दीजिए जना पढ़े जो ना लगन क्रॉप कर